हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके 11th की केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर जिसको बहुत से बच्चे कॉम्प्लेक्स चैप्टर मानते हैं, यानी कि इसको बहुत टफ लेवल तक लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं सर ये हमें नहीं समझ में आता ये चैप्टर, तो आप पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग यही बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है, आज के लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, जितना भी टॉपिक कवर हो पाएगा। और भी लेक्चर्स आएंगे, हालांकि भाई हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके 11th की केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर बच्चों के माइंड में हमेशा ना हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूजन बना ही रहता है। मतलब कि बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, उनको कभी इस चैप्टर को लेकर के क्लियरेंस आता ही नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई डाउट इसमें लगा ही रहता है और बच्चे इस चैप्टर से परेशान होकर छोड़ भी देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपकी मनोभावनाओं पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, आपके इमोशंस को समझने के लिए एक चैप्टर है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। कह दो कैसे? क्योंकि भाई साहब आपने अभी तक केमिस्ट्री में जितना भी पढ़ा है, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो, चाहे आपने पीरियोडिसिटी पढ़ा हो, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर, ठीक है, या मोल्स पढ़ा हो, मोल्स का भी कुछ गुण आता है, आपने अगर इतना चैप्टर पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग आपको जरूर समझ में आएगा। और ध्यान दीजिएगा, आपको इस चैप्टर को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक टॉपिक जरूर आना चाहिए। कह दो कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जरूरी है, ये टॉपिक आप लोगों के माइंड में सेट होना चाहिए। हालांकि आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़े भी होगे। ठीक है ना, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। ठीक है, नहीं तो मैं जब इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इनको सब पढ़ाऊंगा तो आपको बताया ही जाएगा सारा कुछ। ठीक है ना, अभी मैं पहला यही स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर को अगर हम पहले पढ़ लेंगे तो हमें बाद में पढ़ने के लिए, एक बार रिवाइज करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए बात यह है कि अभी जिस टाइम पे स्टार्ट हो रही है क्लासेस, तो रिवाइज होने की संभावनाएं थोड़ा सा कम हो जाती हैं। इसलिए क्या है कि हम लोग पहले उस टॉपिक को कवर करेंगे जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, जिसके मैक्सिमम, हालांकि मैं रिवाइज कराऊंगा, कोशिश नहीं, मैं कराऊंगा ही रिवाइज। और अच्छा, मैं रिवाइज ही कराऊंगा। एक बात बताओ, अगर मैं रिवाइज ही कराऊंगा तो इस चैप्टर को अगर पहले पढ़े रहोगे, एक बार टफ चैप्टर है, एक बार पढ़े रहोगे, दोबारा पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, है ना। तो इसीलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो आपके मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, इस चैप्टर से, सिंगल चैप्टर से मैं बात कर रहा हूं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब ये चैप्टर मैक्सिमम क्वेश्चन कंटेनिंग वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर को तो अदरवाइज ले नहीं सकते। इस चैप्टर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के लिए भी आपको 2 चैप्टर लगते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, है ना, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर लगेगा। और इसके बाद इस चैप्टर के एप्लीकेशन लगभग केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। आज जो इस लेक्चर में जितना भी कवर हो पाएगा उतना मैं पढ़ाऊंगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में, है कि नहीं, है ना भाई। मैं टाइम से फिनिश तो कराऊंगा ही। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूं, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्डिंग होने के लिए इसके कॉज कौन कौन से ऐसे कॉज बन रहे हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग करा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज फॉर केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं इसकी बात करूं कॉज फॉर केमिकल बॉन्डिंग की, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हम लोगों को देखना होता है ऑक्टेव रूल को ये फॉलो करना चाहिए। ऑक्टेव रूल को ये फॉलो करना चाहिए, ये फर्स्ट कॉज है केमिकल बॉन्डिंग का।
ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा कि ऑक्टेव रूल होता क्या है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बायकोस में अगर उसके जिसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हो ना, उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ भी जाएं, अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो अक्रिय गैस अवस्था यानी कि इनर्ट गैस स्टेज प्राप्त कर लेगा कि नहीं प्राप्त कर लेगा। थोड़ा सा हिंदी भी बोल देता हूं, है ना। इनर्ट गैस स्टेज में चला जाएगा तो किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग करेगा नहीं, तो अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसने किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग कर रखी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ऑक्टेव रूल को फॉलो करने के लिए, यानी कि वैलेंस सेल में सीधे से अगर हम बात करें, इसके वैलेंस सेल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, केमिकल बॉन्डिंग करना पड़ता है किसी भी एटम को किसी एटम के साथ, है ना। चलिए, अगर मैं दूसरी बात करूं इसी में, अच्छा इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे तुम्हें दिया गया है Na और दिया गया है Cl। Na की जब बात करोगे, इसके लास्ट वाले सेल में इसके लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके वाले में 7 रहता है, लास्ट वाले सेल में रहता है कि नहीं रहता है। अब ये जब इसको देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको केमिकल बॉन्डिंग करनी पड़ती है। अब अगर हम सेकंड बात करते हैं, अगर हम लोग सेकंड बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सेकंड बात करते हैं तो सेकंड बात में यह आता है कि इनके बीच में, यानी कि 2 एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। दूसरा काज है अट्रैक्शन फोर्स का, कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स का काज है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको एक एटम ए दिया गया है और आपको एक एटम बी दिया गया है, इसका नाम बी है। ध्यान दो, इस एटम के पास भी सेल्स हैं, इसके पास भी सेल्स हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि आपको एटम ए के न्यूक्लियस से, एटम ए के न्यूक्लियस से आपको अटैचमेंट कराना है, किसको, एटम बी के इलेक्ट्रॉन से, एटम बी के इलेक्ट्रॉन से, तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। लेकिन जैसे ही तुम बात करोगे एटम ए के न्यूक्लियस से और एटम बी के न्यूक्लियस से, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेकिन एक बात बताइए जरा, सेल्स तो बाहर बाहर होते हैं, न्यूक्लियस मिड में होता है कि नहीं होता, सेंटर में होता है ना। जब सेल्स बाहर बाहर हैं, सेल्स में ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जब सेल्स में इलेक्ट्रॉन है तो उनके अट्रैक्शन होने की संभावना ज्यादा है या फिर रिपल्सन होने की संभावना ज्यादा है? बताइएगा जरा। 2 एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होने की संभावना ज्यादा है। कह दो कैसे? क्योंकि भाई सेल्स तो बाहर बाहर हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, है ना। इनके बीच में ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात और समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन की ही तुम बात करोगे तो रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन जैसे ही बी के इलेक्ट्रॉन इसके कांटेक्ट में आएंगे, ए के न्यूक्लियस के, इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, है ना। लेकिन कंप्लीट कह दो अट्रैक्शन लग रहा है तो पॉसिबल नहीं है, रिपल्सन भी होगा ना। अगर अट्रैक्शन के 2 कॉज हैं तो रिपल्सन के भी 2 कॉज हैं। कह दो कैसे? अगर इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, 2 कॉज, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। कॉज बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बन रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अट्रैक्शन फोर्स लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। इसीलिए एक एटम दूसरे एटम में कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं हो पाता है।
है ना। अट्रैक्शन फोर्स होता है, पास पास तो आते हैं दो एटम, नजदीक नजदीक आएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, परंतु कंप्लीटली कह दो कि कोई एक एटम दूसरे एटम में एम्बेडेड हो जाए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, उसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन, मतलब हालांकि थोड़ा कम होता है लेकिन न्यूक्लियस का रिपल्सन तो ज्यादा होता है ना। अगर न्यूक्लियस तक जा पाएगा तो कोई एक एटम दूसरे एटम में एम्बेडेड हो जाएगा, तो ऐसी संभावना नहीं होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अगर हम यहां पे बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा कॉज क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। फटाफट लिखिए, मैं तीसरा कॉज भी बता देता हूं आप लोगों को। मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जैसी आपकी मर्जी है स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। दिख रहा है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम लोग तीसरी बात करने जा रहे हैं कि इसके अट्रैक्शन फोर्स सॉरी केमिकल बॉन्डिंग के लिए तीसरा कॉज कौन सा है। तीसरा कॉज की अगर हम बात करेंगे, फॉर लोअर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर लोअर पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं कोई एटम बनाता हूं, यह है एटम, ठीक है, यह है एटम, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एटम का ये न्यूक्लियस है, ओके ओके। और ध्यान दीजिएगा, ये नजदीक वाले कक्षक हैं, ये दूर वाले कक्षक हैं, और ये भी दूर एक कक्षक बना दीजिए, बोले तो ऑर्बिटल्स, है ना। ये इसके न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल्स हैं और ये दूर वाले ऑर्बिटल्स हैं, है कि नहीं है? और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा बोर्स के मॉडल में कि जो पास वाले न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी हाई एनर्जी होती है कि नहीं होती? होती है ना। लेकिन सभी ऑर्बिटल्स में लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, सभी ऑर्बिटल्स में लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। और अगर मैं दूर वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं या दूर वाले कक्षकों के एनर्जी लेवल की बात करूं, अरे मैंने पहले ही हाई कर दिया क्या? पास वाले में लो होता है, पास वाले में एनर्जी लो होती है, दूर वाले में एनर्जी हाई होती है। अगर मैं दूर वाले की बात करूं, दूर वाले में एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। मैंने जस्ट उल्टा बोल दिया था, इसके लिए माफी चाहूंगा। दूर वाले ऑर्बिटल्स में एनर्जी का लेवल हाई होता है, नजदीक वाले न्यूक्लियस को ऑर्बिटल्स जो हैं उनके पास एनर्जी का लेवल कम रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वह लो एनर्जी लेवल में रहे, ऐसे ऑर्बिटल्स में रहे जहां पे एनर्जी लेवल लो रहे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहोगे कि भाई यहां एनर्जी लेवल ज्यादा है तो इसको यहां पे ला दो, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई लिमिटेड, मैंने बोला कि सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लिमिटेड रहते हैं, तो कैसे उसको उसमें भेज दोगे? ज्यादा नहीं हो जाएगा, है ना। तो करना क्या पड़ेगा, माना कि कोई दूसरा एटम है, माना कि कोई दूसरा एटम है छोटकू सा, है ना, ऐसे मैं बना दे रहा हूं, कोई दूसरा एटम है, ठीक है। इसके लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन आए, इसके न्यूक्लियस के नजदीक वाले सेल्स में चले गए, इसके लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन आए, बोले तो हाई एनर्जी लेवल से आए, कहां पे चले गए? इसके न्यूक्लियस के समीप वाले ऑर्बिटल्स में, जहां पे एनर्जी लेवल लो था। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं लो एनर्जी लेवल में रहूं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करना चाहता है, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग का कॉज होता है। भाई जाएगा तो केमिकल बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए जैसा आप लोगों को अच्छा लिए, ठीक है ना। फॉर लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ओके, हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की। पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन सभी टाइप को डिस्कस किया जाएगा, है ना।
पहले हम वन बाय वन सभी मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं एक जगह पे, फिर उसके बाद वन बाय वन सभी केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूं तो केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप्स के होते हैं। कितने? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक होता है, ठीक है, और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर एक बार चेक कर लेता हूं, दिख रहा है आप लोगों को? फैन चल रहा है ना तो इसलिए हिल रहा है। दिख तो रहा है? क्लियर क्लियर दिख गया बे? हाँ, ऐसे क्यों हिलता डुलता रहता है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब हम इंटर एटॉमिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंटर एटॉमिक की बात करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, एटम्स के बीच में अगर केमिकल बॉन्डिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक। क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा आयनिक, आयनिक बॉन्ड आएगा। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट की, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे, थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट, ऐसे थोड़े ना होता है, हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही होता है लगभग। और हम लोग फोर्थ नंबर पे बात करेंगे मेटालिक बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे? मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड की बात करेंगे। और एक बात सुन लो, जब हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड की बात करते हैं, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो इनका ध्यान दीजिएगा, इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इनकी बॉन्ड एनर्जी, इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई, वेरी हाई होती है, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स में माना गया है इसका 200 किलो जूल पर मोल से 400 किलो जूल पर मोल, ये माना गया है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की, इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों को फर्स्ट नंबर में देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है? फर्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं वांडर इसमें हम लोग देखते हैं वांडर वाल्स बॉन्ड, और इसी में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग होता है उनका एनर्जी लेवल बहुत ही लो होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं इनकी बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी वेरी लो, वेरी लो, ठीक है, जो कि लगभग माना गया है इसका 200 किलो जूल से 200 नहीं, सॉरी मैं 200 बोला क्या, 20 किलो जूल से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल तक होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है,
ये इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। नोट डाउन करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा, है ना। साइड में हो जाता हूं, लिख लीजिए। एक बार चेक करता हूं कैमरा। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, किसने देखा है, किसने जाना है, किसने जाना है, किसने जाना। नोट कर लिए सभी लोग? ओके, चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे आयनिक बॉन्ड की। किसकी बात करने जा रहे हैं? आयनिक बॉन्ड की बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आयनिक बॉन्ड के डिफिनेशन की बात करता हूं, आयनिक बॉन्ड के डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। आयनिक बॉन्ड होता क्या है कि एक एटम से, माना कि एक एटम आपको दिया गया, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तो डिफिनेशन में आपको लिखा देता हूं। आपको दिया गया है एटम ए, ठीक है, और इसका ऑर्बिटल्स है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और आपको दिया गया है एटम बी। क्या दिया गया है? एटम बी दिया गया, न्यूक्लियस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर किसी एक एटम से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है दूसरे एटम में, समझ पा रहे हो? नहीं? सुनिएगा, अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की तो ध्यान दीजिएगा, कोई एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा अदर एटम में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन किसी अनदर एटम में कंप्लीट ट्रांसफर कर जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो लिखिएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम तक। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तभी तो आयंस बनेंगे, जिसने दिया उस पे पॉजिटिव आयंस, जिसने लिया उस पे नेगेटिव आयंस, है कि नहीं, है ना। और दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आयनिक बॉन्ड होता है ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है, नॉट अ एक्चुअल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है। क्यों भाई, क्यों? समझाऊं क्या? समझाऊं ना, ध्यान दीजिएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा कंप्लीट ट्रांसफर तो कर गया, कंप्लीट ट्रांसफर होने के लिए भी इस वाले एटम को इस वाले एटम के पास जाना पड़ा, परंतु दूर ही रह गया। एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, नॉट एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो होता क्या है? कैसे तुम बोल देते हो कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है? कैसे बोलते हो? ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है ए एटम, आपको दिया गया है बी एटम। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर ये दोनों आपस में जुड़े हैं, अगर ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो इनके बीच में सिर्फ वर्क कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही ये दोनों आपस में जुड़े हैं, ना कि एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हुआ है, इसीलिए ये दोनों आपस में बॉन्ड शो कर रहे हैं। एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है ना। कहानी क्लियर? क्लियर होनी चाहिए। नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में होता हूं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, इस आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, इस आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जीज को देना भी पड़ता है, एटम से लेना भी पड़ता है, बहुत सी एनर्जी वर्क करती हैं आयनिक बॉन्ड में। ठीक है ना, एनर्जीज ऑफ आयनिक बॉन्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एनर्जीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एनर्जीज ऑफ आयनिक बॉन्ड की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, गौर से सुनिएगा सभी लोग। जब हम एनर्जीज की बात करते हैं, माना कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए तुम्हें एक दिया गया है Na, सोडियम दिया गया है, और दूसरा दिया गया है क्लोरीन Cl2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर मुझे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम पे प्लस लाना है। ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम पे प्लस लाना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी एनर्जी, और उस एनर्जी को नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन, या बोले तो आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन क्लोरीन साहब को हमें एक इलेक्ट्रॉन खिलाकर क्लोरीन पे माइनस लाना है, ठीक है, तो इसके केस में ये क्लोरीन खुश होकर उल्टे तुम्हें एनर्जी दे देती है। जब क्लोरीन खुश हो जाएगी तो उल्टे एनर्जी तुम्हें दे देगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा Eg, बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये एनर्जी देता है, या फिर इसको बोलो ये एनर्जी नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि एटम ने खुश होकर एनर्जी छोड़ा तो एनर्जी एटम की क्या हुई? कम हुई, तो नेगेटिव गई कि नहीं गई? गई ना। और ये कैसे? ये पॉजिटिव है, क्योंकि तुम्हें देना पड़ता है एटम को, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहां पे देखो सोडियम आया है और क्लोरीन, इन दोनों ने मिलकर NaCl तो बनाया। NaCl में रहती है लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी रहती है? जब यहां पे NaCl का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या बाद में बॉन्ड ब्रेकिंग करोगे तो इनके बीच में रहता है लैटिस एनर्जी। क्या रहती है? लैटिस, यानी कि किसी सॉलिड की, क्रिस्टल की एनर्जी, उसको लैटिस एनर्जी बोला जाता है। या फिर उसके फॉर्मेशन के लिए तुमने, फॉर्मेशन पे क्या हुआ? फॉर्मेशन पे उसने क्या किया? एनर्जी को बनाने के लिए उसने एनर्जी दिया तुम्हें, यानी कि नेगेटिव हुई, और जब उसको तोड़ोगे, तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन ये ऐसे नहीं हो जाता है, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म होता है, और उस मैकेनिज्म को नाम देते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। क्या नाम देते हैं? बॉर्न हेबर साइकिल। फटाफट इसको लिखो, तो बॉर्न हेबर साइकिल को तुम लोगों को समझाता हूं मैं, लिखिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉर्न हेबर साइकिल की। किसकी बात करने जा रहे हैं? इस एनर्जी को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है बॉर्न हेबर साइकिल। क्या पढ़ना पड़ता है? बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं बॉर्न हेबर साइकिल एक्चुअल में है क्या। आपको दिया गया सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, आपको दिया गया क्लोरीन जो कि गैसीय स्टेज में होता है, गैसियस। ठीक है, इसने फॉर्म करना है NaCl। क्या फॉर्म करना है? NaCl। ये एक्चुअल में किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, ऐसे डायरेक्ट ना थोड़े फॉर्म हो जाएगा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो कांड करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आप सोडियम को देख रहे हो सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना बस की बात नहीं होती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सोडियम को गैस में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है सोडियम को? सोडियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सोडियम गैस में। और जब तुम सोडियम गैस में इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा। कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? सब्लिमेशन। इसको देना पड़ेगा सब्लिमेशन एनर्जी। ओके, और ये जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है ना,
सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है क्योंकि आपने एटम को दिया है, तो एटम के केस में उसकी एनर्जी लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो देना पड़ेगा, तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ उसका, हुआ ना। ये सब्लिमेशन एनर्जी होती है। तो जिससे देखो सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में लाना, सब्लिमेशन होता है ना, तो उसके लिए तुम्हें सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, सोडियम गैस से अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सोडियम पे प्लस ले जाना है। अगर सोडियम पे प्लस ले जाना है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसको तुम्हें देना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया तो सोडियम बन गया, सोडियम आयन बन गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के केस में क्या होता है, क्लोरीन देखो दो एटम है कि नहीं, इसमें दो एटम दिख रहा है ना, यानी कि डायटोमिक स्टेज में है, गैसियस स्टेज में है कि नहीं है। तो हमें चाहिए कितना, एक ही क्लोरीन चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है। तो पहले हमें इन दो क्लोरीन के बीच में बंध को तोड़ना पड़ता है। तो बंध तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ता है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो एक मिनट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब इसके बंध को तोड़ोगे तो ये हमें खुद देगा। बंध टूटता है ना, बंध टूटता है दो लोगों के बीच में, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये हमें खुद देता है। ठीक है ना, इसको हमें देना नहीं पड़ता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही क्लोरीन को जोड़ना है। समझ पा रहे हो कि नहीं। जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के केस में एनर्जी वो खुद देता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, जब इसका बॉन्ड ब्रेकिंग कराओगे तो क्लोरीन गैसियस स्टेज में इस तरह से आएगी, हाँ आएगी। अब क्या करना है, अब इसको इलेक्ट्रॉन खिलाना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन खिलाना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खाएगा और जाएगा क्लोरीन नेगेटिव में, तो ये तुम्हें खुशी खुशी डेल्टा Eg दे देगा, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जिसको ये भी पॉजिटिव ही होती है। सॉरी, मैं पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं यार, पॉजिटिव के पीछे परेशान, ये भी नेगेटिव होती है, यानी कि ये इसने रिमूव किया एटम ने, और ये भी नेगेटिव ही होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। एटम ने रिमूव किया तो भाई उसके केस में एनर्जी लोअर हुई कि नहीं हुई, तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आगे ध्यान से सुनो। अब ये Na और Cl मिलके बनाएंगे NaCl। क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। मैं इसको इधर लेके जाता हूं, चलो भाई तुम, चलो शुरू करते हैं। इसको मैं यहां पे ले जाता हूं, ठीक है। ये दोनों मिलके NaCl बनाएंगे। बनने पर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहां पे, तो यहां पे एनर्जी लगेगी। और लैटिस एनर्जी जो होती है, ध्यान दीजिएगा, लैटिस एनर्जी इस केस में हो जाएगी पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना यहां तक कहानी। ये पूरा मैंने बॉर्न हेबर साइकिल बताया। तुम्हें पहले सॉलिड स्टेट से सोडियम को गैसियस स्टेट में लाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। तो जब सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में लाओगे तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, गैसियस स्टेज में आएगा। अब क्या करना है, गैसीय अवस्था में आ गई, गैसियस स्टेज में आ गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर ये सोडियम प्लस बन गया, क्लोरीन पे आ जाओ। क्लोरीन डाइमर है, हाँ है। अब क्या कहानी है, हमें चाहिए सिंगल क्रोमीन, तो पहले इनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग कराना पड़ेगा। उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा हमें लेना है। फिर क्या करना है, क्लोरीन गैस में आ जाएगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन खिलाना है, तो डेल्टा Eg लगेगी। डेल्टा Eg ध्यान दीजिएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हो। इलेक्ट्रॉन खिलाओगे इसको, इस एटम को, तो खुशी खुशी डेल्टा Eg दे देगा, बन जाएगा Cl पे नेगेटिव। अब क्या बनाना है तुम्हें, NaCl, इन दोनों को मिलाना है, पॉजिटिव नेगेटिव को, तो लैटिस एनर्जी। अब इस सॉलिड को क्या बोलोगे, इस सॉलिड में लैटिस एनर्जी है, क्रिस्टल फॉर्म में है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल भी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाया, ध्यान दीजिएगा। इसी आयनिक बॉन्ड में हम लोगों को पोलराइजेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, कि किस तरह से कैटायन की पोलराइजेशन पावर होती है और किस तरह से एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेशन पावर कैटायन जो छोटा रहता है, एनायन जो कि लार्ज रहता है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कैसे होती है, किस तरह से एनायन कैटायन पे पोलराइज्ड हो जाएगा। इस कहानी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।